ओहो, क्या मुसीबत है। यहाँ सीढ़ियों पर तो कोई लाइट भी नहीं है। उसने झुँझलाकर दाएं बाएं देखा। सारी रौनकें नीचे रह गई थी। नीचे हॉल से आई ठहाकों की आवाज़ ने उसे परेशान कर दिया। हाथ में मौजूद बड़ी सी टोकरी को देखते हुए वह फिर एक बार झुँझला गई। दादी को तो बस मैं ही नजर आती हूँ, सारे काम मुझसे करवाती हैं। 18 साल के दर्शनी अपने हाथ में पकड़े टोकरों को एक तरफ उठाया और दूसरे हाथ को संभालते हुए एक बार फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। बड़ी शौक से लिए हुए काले रंग की हील वाले सैंडल अब उसे मुसीबत लग रही थी। दादी ने हल्की सी रस्म पूरे होते ही सारा सामान उस टोकरी में रखकर उसे टोकरा ऊपर स्टोर रूम में रखने के लिए भेज दिया था। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही उसने धन्यवाद कहा और जाते हुए दाएं तरफ के आखिरी सिरे पर स्टोर रूम बना हुआ था। दुल्हन का सारा सामान किसी सुरक्षित जगह पर रख कर आओ। दुल्हन की चीज़ों पर बहुत जल्दी टोटके और काला जादू हो जाता है, इसलिए उसको संभाल कर रखा जाता है। इसलिए उन्हें सुरक्षित से ढक कर रखना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं फेंक देना चाहिए। दादी की बात उसे याद आई तो दर्शनी ने बुरा सा मुंह बनाया। माथे पर बल डाले बालों को पीछे धकेलते हुए उसने आसपास देखा। सारे ही कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे। बिजली के बढ़ते हुए बिलों की वजह से दादी अब सिर्फ जरूरत के हिसाब के बल्ब जलाने देती थी। नीचे जूली के शादी के हंगामे चल रहे थे। ऊपर किसी को आना ही नहीं था, इसलिए ऊपर की सारी लाइटें बंद थी। थोड़ी बहुत रोशनी में ही अंदाजा से चलते हुए दर्शनी ने आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। हल्का हल्का डर भी महसूस हो रहा था। हल्के लाल रंग के लहंगे को एक तरफ से उठाकर स्टोर रूम के सामने जा पहुंची। हे भगवान, चाबी तो लाना ही भूल गई, उसने दुखी होते हुए कहा और हैंडल के ऊपर हाथ रखा। हल्का सा दबाव देने से ही दरवाजा खुल गया। हैरानी के मारे दर्शनी का मुंह खुला का खुला रह गया। स्टोर रूम खुला है, लेकिन उसे किसने खोला? उसने दिल में सोचा। हल्का सा डर महसूस करते हुए वह जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। स्विच बोर्ड दाईं तरफ था। उसने जल्दी से ऊपर हाथ मारा और स्टोर रूम की लाइट ऑन कर दी। अगले ही पल वह सन्नाटे में रह गई। सामने का मंजर देखते ही टोकरी उसके हाथ से छूटती छूटती नीचे जाकर गिरी। सामने बहुत ही शर्मनाक मंजर था। वे दोनों, जो कोई भी थे, एक दूसरे से बुरी तरह चिपटे हुए थे। सामने नजर आई माधवी का सूट। उसके कंधे से खुले हुए थे। उसके सर के बाल बिखरे हुए थे। उसके सर पर झुका हुआ था। विनोद पूरी तरह मदहोश था। मेरी आहट पर दोनों ही हड़बड़ाकर उठे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विनोद ने घबराकर अपनी शर्ट का कॉलर कंधे से ऊपर किया था, जबकि दर्शनी, वह तो पत्थर का बुत बन गई थी। ऐसा मंजर तो उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। मैं ये टोकरी, उसने टोकरी की तरफ इशारा किया। उसके शब्द टूट टूट कर मुंह से निकल रहे थे। माधवी हड़बड़ाकर जल्दी से उठी। अपने बालों को जूड़ा बनाते हुए उसने नीचे बांध लिया। अपना दुपट्टा ठीक किया, सूट को पहना और एक झटके से दर्शनी के बराबर से निकलती चली गई। दर्शनी ने बिल्कुल सुन्न नजरों से सामने देखा। विनोद उठकर खड़ा हुआ। उसने एक झटके से अपने कपड़े को ठीक किया, बालों में हाथ फेरे, उन्हें बराबर किया। बराबर कुछ चबा रहा था। विनोद के चेहरे पर कोई भी शर्मिंदगी के असर नहीं थे और ना ही कोई बौखलाहट। ये सब क्या था? आपको शर्म आनी चाहिए। शादी से पहले ऐसी हरकतें करना अच्छी बात नहीं। दर्शनी ने अपने तरीके से बड़ी बात की थी। खुद वह सर से पैर तक पसीने में भीगी हुई थी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। विनोद ने दिलचस्पी से उस छोटी सी लड़की को देखा। एक एक कदम उठाकर चलता हुआ वो उसके और बराबर में आकर खड़ा हुआ था। शादी से पहले क्या कुछ करना ठीक है? ये सब कुछ जो मैं कर रहा था अपनी मंगेतर के साथ कर रहा था। उसने दिलचस्पी से ये बात कही थी। उसको अच्छा नहीं लगा। एक झटके से पलटी, लेकिन अगले ही पल विनोद ने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने कर लिया। सुनो लड़की, वैसे तो जो कुछ तुमने देखा ये सब नॉर्मल था। लगता है तुम 18वीं सदी में पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा है। बाहर के देशों में तो ये मामूली बात होती है और मैं अपनी आधी जिंदगी वहीं बिताकर आया हूँ, यू नो। इसलिए किसी से भी इसके बारे में मत बताना। दाएं हाथ की उंगली से उसके नाक को छूते हुए विनोद ने उसकी आंखों में झांक कर बोला था। उसके शब्दों में सख्ती थी, मगर आंखों में कुछ और भी था जिसने दर्शनी को बुरी तरह से घबराहट में डाल दिया था। उसने कसमसाकर खुद को छुड़वाना चाहा, मगर विनोद की पकड़ सख्त हुई। तुम दर्शनी हो ना, जूली भाभी की छोटी बहन? वह उसके और ज्यादा करीब होते हुए बोला था। उसकी भारी सांसों में घुलने लगा था। दर्शनी को अपनी गालों पर टकराते हुए महसूस हुई थी तो वो बुरी तरह से बौखला गई थी। एक झटके से विनोद को पीछे धकेलते हुए उल्टे कदमों से स्टोर रूम से बाहर भागती हुई अंदर दौड़ते हुए उसने नीचे हॉल में आकर ही दम लिया था। उसकी सांस फूल रही थी, वो पसीने में थी। उसका पसीना सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या हुआ? तुम्हारी रंगत क्यों उड़ी हुई है? पर स्टोर रूम में कुछ सामान रखने गई थी ना? क्या कोई भूत देख लिया तुमने वहाँ? उसकी कजन राशि ने उसके पास आकर कहा तो दर्शनी एक पल के लिए हड़बड़ा सी गई।
स्टोर रूम उसने घबरा कर ऊपर नज़र दौड़ाई। वहाँ अब कोई नहीं था और तभी उसकी निगाह स्टेज पर जूली के बराबर में बैठी माधवी पर पड़ी। वो बड़े आराम से मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि कुछ पल पहले वह किस हाल में थी। और दर्शनी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। दर्शनी के साथ नज़र मिलाते हुए भी उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने बालों को झटका था। दर्शनी सर झुकाकर रह गई थी। इतनी बच्ची तो वह थी नहीं कि उसे पता ना चलता कि माधवी और विनोद के बीच में जो कुछ हो रहा था वह दोनों का नाजायज संबंध था। कुछ नहीं, गर्मी की वजह से पसीना आ गया, दर्शनी ने कहा और खुद को रिलैक्स करने लगी। वैसे आज तुम कमाल की लग रही हो, जरा गौर से देखो, शादी में सारे लड़के तुम्हें ही देखे जा रहे हैं। जूली ने उसके कान में झुककर कहा तो वह लाल सी पड़ गई। ये हकीकत था, वाकई सारी निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर चुकी थी। मगर जो नज़रें विनोद की थी उसे अजीब सी घबराहट आ गई थी। हल्दी की रस्म खत्म हो चुकी थी। कुछ ही देर के बाद मेहमान विदा होने लगे। दूल्हे वाले भी जा रहे थे। जूली को अपने कमरे में ले जाओ, दादी ने हुक्म दिया तो वह चुप से जूली को लेकर कमरे में चली आई थी। रात को वह ढीली सी शर्ट और ट्राउजर पहनकर अपने बेड पर आकर लेटी ही थी तो बराबर वाले बेड पर लेटी जूली शर्माते हुए फोन पर अपने होने वाले पति से बात कर रही थी। दर्शनी ने एक तेज निगाह उस पर डाली। कुछ ही देर के बाद जूली ने फोन बंद कर दिया। दर्शनी की निगाहों में आज वाला मंजर घूमे जा रहा था। दीदी, आपको क्या लगता है जहां आपकी शादी हो रही है, क्या वे लोग अच्छे हैं? दर्शनी ने छत को ताकते हुए सवाल किया तो अपने बेड पर लेटी जूली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या हो गया है आज? ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? अब जब 2 दिन के बाद मेरी विदाई होगी। वह हल्का सा हंसी थी। अरे बाबा, अच्छे लोग हैं, तभी तो दादी ने मेरा रिश्ता वहाँ पर किया है। पापा की मृत्यु के बाद उन्होंने किस तरह हमें माँ और बाप दोनों की कमी महसूस नहीं होने दी थी। दुकानों के आने वाली आमदनी से हमें पढ़ाया लिखाया, हमें इस काबिल बनाया कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दादी ने अपने जानने वाले सहेली के यहाँ मेरा रिश्ता तय किया है। अंकित बहुत अच्छे इंसान हैं, छोटी सी फैमिली है। अंकित के पिता का कारोबार बहुत अच्छा है और विनोद वह अभी अमेरिका से पढ़कर आया है, कुछ ही साल में कारोबार शुरू कर लेगा। उनके पापा भी तो कितने सेटल हैं, वे लोग बहुत ही अच्छे हैं। उन्हें देखकर तो लगता है नहीं मेरे पापा की कमी मुझे कभी महसूस होगी। जूली अपने जज्बात में आकर ये सब कुछ कह रही थी जब लेटे लेटे दर्शनी ने अचानक करवट ली, उसकी तरफ बदली और वह माधवी विनोद की मंगेतर कुछ अजीब सी नहीं लगी? दर्शनी के सवाल पर जूली एक पल के लिए चुप सी हो गई थी। हाँ, वह थोड़ी सी बोल्ड लड़की है, शायद वे लोग हाई फाई क्लास से संबंध रखते हैं, इसलिए तुम छोड़ दो, उनके बारे में मत सोचो। वह न जाने क्यों विनोद के बारे में ही सोच रही थी। तुम बिना वजह अपने दिमाग पर जोर मत दो। 3-4 दिन के बाद तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। भगवान से प्रार्थना करो अच्छे नंबरों से पास हो जाओ ताकि कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाए। जूली ने गुस्से से उसे डांटा तो वह हल्का सा मुस्कुराकर करवट बदल गई थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो बराबर विनोद और दर्शनी के बारे में सोचती चली गई। 28 साल के उस विनोद से न मालूम क्यों उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। जूली के उसके घर जाने के ख्याल से ही उसे बेचैनी सी होने लगी थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। कल मेहंदी थी, परसों उसकी बारात थी। ये बातें सोचते सोचते न जाने उसकी आंख कब लग गई। सुबह घर में शादी वाले हंगामे फैले हुए थे। दोनों बुआ अपने अपने बच्चे समेत उनके घर पर मौजूद थी। दादी सबको समझा रही थी। मेहंदी का फंक्शन हॉल में था। दर्शनी जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो दादी उसकी नज़र उतारने लगी। हे भगवान, मेरी पोती को किसी की नज़र न लग जाए, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। वही हुस्न, वही आंखें, वही कद काठी, कहीं से नहीं लगती कि ये सिर्फ 18 साल की है। जो कोई देखेगा वह उस लड़की का हाथ मांगने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं किस किस को जवाब दूंगी? तुमने अभी पढ़ना है, दादी ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा तो वह अपने आप में ही सिमट गई। मेहंदी के फंक्शन में वह जानबूझकर जूली के बराबर में ही बैठी रही। माधवी और विनोद रस्म करने के लिए सामने आए तो दर्शनी को एक बार फिर वही मंजर याद आ गया, पर माधवी के चेहरे पर ऐसा कोई असर दिखाई न दिया। लगता था उसके लिए ये आम बात है। उसने ऑफ वाइट कलर का लहंगा पहन रखा था। वह बहुत बेबाक अंदाज में पूरे हॉल में फिर रही थी। भाभी, जरा चेहरा उठाइए तो आपकी तस्वीर बनानी है। मैंने सुना था कि मेहंदी पर हिंदुस्तानी दुल्हनें गजब ढाती है, लेकिन आज तो ये बात सच साबित हो गई है। वहाँ पर दर्शनी ने सर उठाकर देखा तो वह बात तो जूली से कर रही थी, मगर देख दर्शनी को रही थी। दर्शनी के गाल लाल होने लगे थे। घबराकर वहाँ से उठ गई। उसके बाद उसने पूरी कोशिश की थी कि वह दोबारा उसका और विनोद का सामना नहीं करेगी, और वह उसमें कामयाब भी रही। दादी ने उसे अपने पास बिठा रखा था। जूली की विदाई अगले दिन थी। घर में कोई गाड़ी तो मौजूद थी ही नहीं। कैब से 3 बजे के बाद जूली को लेकर पार्लर चली गई थी। घर में शादी वाला भीड़ भाड़ इतना था,
बहुत रिश्तेदार थे। किसी को याद नहीं था कि तैयार हुई दुल्हन को भी पार्लर से लाना है। बारात हॉल में पहुंच चुकी थी। फोन पर फोन किए जा रहे थे। दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। दर्शनी और जूली दोनों तैयार हो चुकी थी। जूली बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर ब्यूटिशियन ने भी देखते ही तारीफ की। जो मासूम सा हुस्न दर्शनी का था वे किसी और में नहीं। मगर दर्शनी तो परेशान सी सूरत लिए बार बार दादी का नंबर मिला रही थी। दादी जिनका बीपी लो हो गया था और वे अपने कमरे में लेटी कांप रही थी। सब लोग हॉल में पहुंच चुके थे। अभी बुआ को ख्याल आया, अरे हम लोग तो आ गए हैं, लेकिन दुल्हन का तो किसी को कोई याद ही नहीं रहा। वे तो वहीं पार्लर में बैठी है। माँ ने भी बताया नहीं। वे दोनों वापस कैसे आएंगी? फिलहाल टैक्सी से तो नहीं आ सकती, बुआ ने परेशान होते हुए कहा और बैग से मोबाइल निकाला जहाँ पर दर्शनी की कई मिस कॉल आई हुई थी। बुआ ने अपने सर पर हाथ रखा। बच्चियाँ तो वहाँ परेशान हो रही हैं और मैं मोबाइल बैग में डालकर बैठी हूँ। उन्होंने जल्दी से दर्शनी को कॉल मिलाई, जो अब करीब रो देने के हाल में बैठी थी। अच्छा, तुम रो मत, मैं अभी किसी को भेजती हूँ, तुम लोगों को ले आएगा। बुआ ने मोबाइल बैग में रखकर आसपास नज़र दौड़ाई। सबसे पहले उनकी निगाह विनोद पर पड़ी, जो अपना मोबाइल हाथ में लिए अपने ड्रेस में उलझा हुआ बाहर जा रहा था। अरे विनोद बेटा, जरा पार्लर से दुल्हन को तो ले आओ। हम में से तो किसी के पास गाड़ी नहीं, जूली का कोई भाई भी तो नहीं और ना ही बाप था। मैं अपने किसी बेटे को पकड़ूंगी, तब तक बड़ी देर हो जाएगी। तुम सामने खड़े हो, जल्दी से जाकर उसे ले आओ। बुआ के कहने पर विनोद को एक पल के लिए तो परेशानी महसूस हुई, मगर नई रिश्तेदारी की बात थी, मना भी ना कर सका था। फिलहाल चुप से जेब से चाबी निकालता बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। पार्लर का नाम उसने बुआ से पहले ही पूछ लिया था। पार्लर के सामने पहुंचते ही उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया था। अंदर बैठी दर्शनी की जान में जान आई थी। जल्दी चलिए दीदी। जूली का दुपट्टा सेट करते उसने चेहरे पर घूंघट किया और उसका हाथ कमर से पकड़कर पार्लर से बाहर ले आई। ही शानदार गाड़ी खड़ी थी, मगर फ्रंट सीट पर बैठे विनोद को देखते ही दर्शनी का हलक तो कड़वा सा हो गया था। विनोद ने अपना नजर घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा और एक पल के लिए ठहर सा गया था। ना चाहते हुए भी दर्शनी ने आगे बढ़कर जूली को उसकी गाड़ी में बिठा दिया था। आप भी बैठ जाएं मैडम, हमें देर हो रही है, विनोद ने सामने देखते हुए कहा तो वह झिझकते हुए दूसरी तरफ के दरवाजे से जूली के बराबर में बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट करते विनोद ने अपनी गर्दन मोड़कर सीट पर बैठे दर्शनी को देख रहा था। उसकी नज़र खुद पर महसूस करते हुए वह बार बार अपने पैरों को बदल रही थी। आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं भाभी, भाई तो आपको देखते ही बेहोश हो जाएंगे, विनोद ने दर्शनी पर नजर जमाए हुए कहा। जूली तो धीरे से हंसी, मगर दर्शनी अंदर तक सुलग उठी थी। ना मालूम क्यों यह आदमी उसे अपनी नजरों में रुके हुए था। शायद उस दिन होने वाली उस किस्से की वजह से उसे डराना चाहता था, ताकि वह किसी के सामने उसकी बात ना कर सके। मगर जब भी वह उसके सामने आता, वह मंजर दर्शनी की निगाहों के आगे घूम जाता था। कितना बेशरम इंसान है, वह खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगी। बहन की शादी का सारा मजा किरकिरा हो गया था। वक्त बस दिमाग पर एक ही डर सवार होता रहा। गाड़ी शादी हॉल के सामने रुकी तो लड़कियां उसके आसपास जमा हो गई थी। लोग गाड़ी से बाहर निकले तो एंट्री के गाने बजने शुरू हो गए। शानदार तरीके से जूली को अंदर ले जा रहा था। वह भी तेजी से गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ी थी। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, आपका पर्स तो गाड़ी में ही रह गया था, वहीं भूल कर आ गई हो, ये विनोद की आवाज थी। दर्शनी ने पलट कर देखा तो उसकी नाजुक सा गोल्डन बालों का क्लचर लिए सामने से आ रहा था। चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी। थैंक्स। दर्शनी ने सर हिलाते हुए पर्स उसके हाथ से ले लिया और खुद तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई थी। अंदर शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे। अंकित भी सामने ही था। जयमाला शुरू हुआ, उसके बाद शादी की रस्म थी। शादी के बीच बीच में विनोद की निगाह मुझ पर उठती थी। जब पंडित जी दीदी को वचन दिलवा रहे थे और फेरे डलवा रहे थे, विनोद की निगाह बराबर मुझ पर उलझ जाती थी। मुझे उसकी निगाहों से बहुत उलझन हो रही थी। ये बात माधवी ने भी महसूस की थी। हंसी खुशी शादी संपन्न हो गई। उसके बाद जूता चुराई की रस्म थी। विनोद ने उसको बहुत परेशान किया था। अंकित भी जूली का हाथ में हाथ थामे खुश था। अब विदाई होना था। विदाई का समय ज़्यादा लंबा नहीं किया गया था। जल्दी ही जूली को विदा कर दिया गया था। सबसे मिलते हुए वो बहुत फूट कर रो रही थी। अरे भाई, परेशान होने की क्या ज़रूरत है, कल फिर आना है, पग फेरे की रस्म है। आपकी बहन आपके घर में होगी और अगर आपको इतना ही अफसोस हो रहा है उनसे दूर होने का तो हमारे साथ ही चलो। वह एक आंख दबाकर बोला था। वह एक बार फिर सुलग उठी थी। वह उस पूरे फंक्शन के बीच में बहुत ज़्यादा बेचैन रही। दादी की तबीयत खराब थी, वह घर पर ही थी। बुआ कहने लगी, चलो भाई जल्दी चलो, घर पर माँ अकेली होगी।
बुआ ने सबको गाड़ियों में बैठने के लिए कह दिया। मेहमान हॉल से ही चले गए थे। कुछ मेहमान और कुछ रिश्तेदार थे जो उनके साथ टैक्सियों में बैठकर वापस आए थे। दादी की तबीयत अब काफ़ी ठीक थी। जूली को विदा करके उन्होंने अपना कर्तव्य निभा लिया था, मगर दर्शनी के लिए परेशान थी। माँ, अभी दर्शनी बहुत छोटी है, उसने अभी तो 12वीं पास किया है, थोड़ा पढ़ने दो, फिर किसी अच्छी जगह देखकर उसका भी रिश्ता कर देंगे। बुआ ने बड़ी लापरवाही से कहा। अपना सामान पैक करने लगी। कल जूली के रिसेप्शन पर मिलते हैं। उन सबको अपने अपने घरों को निकल जाना था। सिर्फ दादी ही थी जो दर्शनी को देख देख कर परेशान हो रही थी। अपनी सेहत की तरफ से तो उन्हें अब जरा से भी उम्मीद नहीं लग रही थी। गहरी सांस लेते हुए वह सोने के लिए लेट गई थी, जबकि आईने के सामने खड़ी दर्शनी अपनी ज्वेलरी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रख रही थी। आज जूली के बगैर कमरा सूना सूना लग रहा था। बड़ी देर तक करवटें बदलने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही गई थी। देर से सोने की वजह से सुबह उसकी आँख ही नहीं खुली। किसी ने उसे उठाया भी नहीं। देर तक सोते रहने के बाद आखिर किसी ने उसे हिलाया तो उसने बेकाबू होकर आंखें खोली। उठ जाओ, गधे घोड़े बेचकर सो रही हो। पहर के 2 बज गए हैं। जूली दीदी अंकल जीजू के साथ अपने घर आए हैं। उसे किसी ने खबर दी तो वह उछलकर बेड से नीचे खड़ी हो गई। एक ही दिन में वह जूली को बुरी तरह से मिस करने लगी थी। उल्टा सीधा हाथ मुंह धोकर वह तेजी से नीचे की तरफ भागी, जहाँ आंगन में हंगामा सा लगा हुआ था। वहाँ अंधाधुंध दौड़ते हुए जूली के गले से जा लगी। अब तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। उसने सर से लेकर पैर तक जूली को निहारा था। नई नवेली दुल्हन वाला रूप उसके चेहरे पर खूब आया था। तुम हो कि मेरे बगैर बड़ी चैन से सो रही हो, जूली ने उसे कहा। देखो तो इस हुलिये में भी तुम कितनी प्यारी लग रही हो। जूली ने प्यार से उसके गाल पर चुटकी काटी तो वह सुर्ख पड़ गई थी। अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वह अपने शर्ट और ट्राउजर में ही कमरे से निकलकर बाहर भागी थी। अंकित जीजू सामने ही बैठे हैं, जाओ जल्दी से चेंज करके आ जाओ, हम सब बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, कहीं तुम मिस ना कर दो, जूली ने प्यार से उसे कहा तो वह सर हिलाते हुए पलट गई। घड़ी में टाइम देखकर विनोद ने सामने पड़े पत्थर को ठोकर मारी। क्या मुसीबत है यार, अंदर इतने ज्यादा लोग हैं और छोटे से आंगन में बैठे हुए उसे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। यहाँ ना तो कोई एसी है और ना ही कोई इंतजाम। एक एयर कूलर है, मेरे पापा ने बिना वजह मुझे साथ भेज दिया, अब ऐसे जाऊंगा तो बुरा लगेगा। विनोद ने गुस्से से सोचकर एक बार फिर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। सामने ही आंगन में जैसे मेला सा लगा हुआ था। विनोद को भी जी भरकर गुस्सा आ रहा था। उसने सर उठाकर ऊपर का जायजा लिया। ऊपर की मंजिल पर 3 कमरे, कोने में ही स्टोर रूम था, जिसे देखते हुए उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। बाहर के तरफ से सीढ़ियां छत को जा रही थी। मौसम अच्छा था, बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर छत पर चला जाता हूँ, ताज़ा हवा लूंगा तो शायद अच्छा महसूस होगा, विनोद ने सोचा। उसके जेब में धरा मोबाइल भी बज रहा था। उसने मोबाइल निकालकर देखा तो माधवी की वीडियो कॉल आ रही थी। होठों पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई। मोबाइल हाथ में थामे वह सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला आया। छत पर पूरा कपड़ा फैला हुआ था। छत वैसे ही थी जैसे किसी मिडिल क्लास घराने की हो सकती है। ऊपर जाकर उसे अच्छा एहसास हुआ। गर्मी थोड़ी कम हुई, मगर मोबाइल पर आती वीडियो कॉल बार बार रुकने लगी थी। शायद ऊपर नेटवर्क की कोई समस्या थी। उसका दिल मचल रहा था कि वो माधवी से कोई ऐसी वैसी बात करे। नजर घुमाकर उसने इधर उधर देखा। छत 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा नीचे था, दूसरा शायद वहाँ जीने की मोमटी थी और बाथरूम था। वहाँ जाकर देखता हूँ, शायद सिग्नल आ जाए। उसने छत के ऊपर हिस्से से कूदकर निचले हिस्से में छलांग लगा दी। सिग्नल सच में ठीक हो गई थी। मोबाइल निकालकर कानों में लगाते उसने दीवार से टेक लगा दी। सामने ही टूटी फूटी बाथरूम उसे नजर आ रहा था। उस दीवार में एक रोशनदान था। ना चाहते हुए भी विनोद की निगाह उस रोशनदान पर पड़ी। माधवी से दुपट्टा उतारने का इच्छा करते हुए उसने जरा सा रोशनदान की तरफ देखा। अगले ही पल जैसे ठहर सा गया। रोशनदान के दूसरी तरफ शायद किसी का बाथरूम था। ज्यादातर तो रोशनदान ऊंचे हुआ करते हैं, अंदर मौजूद आदमी दिखाई नहीं देता। ये रोशनदान भी वैसा ही था, लेकिन जो मंजर विनोद देख रहा था उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। बाथरूम के अंदर के हिस्से में उसे वो लड़की दिखाई दे रही थी। वह 18 साल की, इतनी खूबसूरत, और विनोद अपने हाथ में मोबाइल पकड़े परेशान सा उसे देख रहा था। वह लड़की बाथरूम के अंदर नहा रही थी और वह मंजर विनोद का होश उड़ा गया था। और वह विनोद साफ साफ उस लड़की को देख चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे उस बाथरूम में कोई देख रहा है। रोशनदान से बाहर खड़े विनोद को वो साफ दिखाई दे रही थी। विनोद ने किसी इरादे के तहत मोबाइल सामने करके कैमरा ऑन किया था। माधवी की कॉल कट चुकी थी। विनोद ने गड़बड़ाकर पिक्चर खींचकर कैमरे में सुरक्षित कर लिया था। शायद और ज्यादा भी करता, मगर माधवी की कॉल दोबारा से आने लगी थी। विनोद ने कॉल तो अटेंड कर लिया था, मगर ध्यान दर्शनी के तरफ थी। नहाते हुए
वह अपने आसपास तौलिया लपेटकर अब अपने बाल सुखा रही थी। वह पलटी तो उसका मुंह रोशनदान की तरफ हुआ। मोबाइल विनोद के हाथों से छूटकर नीचे गिर गया था। वह उसे बिना पलक झपकाए अंदर देखे जा रहा था। गीले बाल उसके पीठ पर चिपके हुए थे। धीरे से वह नीचे उतर गई। वह अब दिखाई देना बंद हुआ, मगर विनोद बुरी तरह से मचल उठा था। दर्शनी उसे पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। उस लड़की में अजीब सी खिंचाव थी। सिर्फ 18 साल की उम्र के होने के बावजूद उसमें एक मैच्योर लड़की जितनी खूबसूरत थी। और विनोद जो विदेश का पला बड़ा होने के बावजूद उसने ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं देखी थी। आज हिंदुस्तान में उस छोटे से घर में उस लड़की को देखकर अपना दिल हार बैठा था। जमीन पर पड़े मोबाइल पर माधवी की कॉल आ रही थी, लेकिन विनोद को तो अपना होश ही गुम होता हुआ नजर आ रहा था। इतनी देर के बाद उसको होश हवास वापस लौटे थे। वह एकदम जैसे होश की दुनिया में वापस आया। कहाँ गुम हो, कितनी देर से बुला रही हूँ, क्या देख रहे थे? माधवी ने उससे बात की। एक उलझन भरी निगाह सामने नजर आई। माधवी पर डालते उसने कॉल काट दी और मोबाइल वापस जेब में डाल लिया। उसके अंदर का मर्द दर्शनी को लेकर बेचैन हो चुका था। अब वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। वह गहरी सांस लेते हुए सीढ़ियों से होता हुआ नीचे उतर आया। नीचे आंगन में वही हंगामा था, मगर विनोद की बेचैन निगाहें अब दर्शनी को तलाश कर रही थी। ज़्यादा देर तक ना बीती थी। अब वह अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई। उसने सफ़ेद कलर का खूबसूरत कपड़ा पहन रखा था। दुपट्टा भी ठीक से ओढ़ रखा था, मगर विनोद की निगाहों ने जो कुछ देख लिया था वह उसे नहीं छुपा सकती थी। चाहते हुए भी उस पर से अपनी निगाह नहीं हटा पा रहा था। अरे भाई, आ गई दर्शनी, चलो भाई जल्दी से खाना ऑर्डर कर दो, ज़्यादा देर हो जाएगी। जूली ने दर्शनी को आते देखा तो कहा। अंकित ने जल्दी से मोबाइल जेब से निकाल लिया। ऑर्डर कर रहा था। अंदर सब हंस रहे थे, बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। दर्शनी भी उन सभी में शामिल थी। वह जूली के साथ बातें करते हुए इस बात से बेखबर थी कि कुछ पल पहले उसने किसी आदमी पर वह अपना कयामत ढा चुकी थी और वह खुद उसका पूरा जिस्म देख चुका था। इस बात का उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। सामने खड़े विनोद के अंदर ज्वार भाटे उठने लगे। उसके अंदर का मर्द जाग चुका था। अब उल्टे कदमों से वह कमरे से बाहर निकल आया। बाहर गाड़ी में बैठते हुए खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्शनी का जिस्म उसकी निगाहों के आगे से हट नहीं रहा था। एक पल में ही उसे अपनी मंगेतर माधवी में अपनी दिलचस्पी खत्म होती हुई महसूस हुई। गाड़ी स्टार्ट करते हुए यूं ही सड़कों पर अंधाधुंध भगाने लगा। ना चाहते हुए भी वो माधवी और दर्शनी का मुकाबला करने लगा। माधवी 25 साल की मैच्योर लड़की थी, कॉलेज में पढ़ती थी, वो बेहद बोल्ड थी। और इधर दर्शनी बड़ी शर्मीली, बात बात पर शर्माकर मुस्कुराने वाली, विनोद को देखकर घबरा जाने वाली। ना चाहते हुए भी विनोद का दिल उसी के तरफ झुकता चला जा रहा था। गाड़ी का मुंह उसने अपने दोस्त के घर की तरफ की थी। उसे सुबह के 3 बजे दरवाजे पर देखकर हैरान रह गया। इसे इस वक्त क्या हो गया भाई? इस टाइम तो तू सोकर कभी नहीं उठता। लगता है भाई की शादी से कुछ ज्यादा ही खुश हो गया है, रवि ने खुशी से कहा। लेकिन वह उसके कमरे तक चला आया। सामने ही अलमारी में अपनी मनपसंद ड्रिंक उठाकर उसे गिलास में निकालते हुए वह परेशान लग रहा था। क्या बात है, क्या सोच रहा है? विनोद ने उसे देखा, ड्रिंक लिए वह उसी के बराबर सोफे पर जा बैठा था। एक चीज पसंद आ गई है यार, ऐसी चीज आज तक विदेश में नहीं देखी थी, लेकिन समझ नहीं आता उसे हासिल कैसे करूं। ये हिंदुस्तान की रस्में मुझे अच्छा नहीं लगा। पापा ने भी मेरे हिंदुस्तान आते के साथ ही अपने दोस्त के लड़की माधवी के साथ मेरी मंगनी कर दी, लेकिन वे लड़की बहुत चिपकी हुई, मुझे वह जरा भी अच्छी नहीं लगती। जो डिमांड करूं जल्दी पूरी कर देती है। लड़की में थोड़ी सी शर्म हया जरूर होनी चाहिए, लेकिन वह तो हाथ बढ़ाओ तो झोली में आकर ही गिर जाती है। चबा चबा कर शब्दों में कहते हुए वह किसी गहरी सोच में था। रवि कुछ देर तक उसे देखता रहा। अब तुम्हें क्या पसंद आया है? कही हुई बात पर विनोद ने पलटकर उसे देखा था। जो पसंद आया वह तो हासिल करके ही रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। विनोद की बात पर रवि मुस्कुराया। अच्छा ये बात है मेरे दोस्त, भला विनोद को भी आज तक कोई रोक सका है? जो करना है कर, बाद में देखी जाएगी। रवि की बात पर विनोद मुस्कुराते हुए गिलास होठों से लगा लिया था। अच्छी तरह पता था कि अब घर जाकर उसे क्या करना है। घर आते ही उसने पापा के कमरे की तरफ अपना मुंह किया था। उसे देखते ही लोकेश खिल उठे थे। बड़ा बेटा अंकित था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें विनोद से ज़्यादा लगाव था। विनोद अगर किसी वजह से विदेश से वापस आया था तो वह उसके पापा ही थे। माँ के मरने के बाद उन्होंने उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसे हथेली का छल्ला बनाकर रखते थे। विनोद के चेहरे पर परेशानी देखते ही वे समझ गए थे कि वह कोई बात मनवाने आया होगा, और जो बात उसने अपने पापा के सामने रखी थी। एक पल के लिए तो वो भी ठहर गए। ये क्या कह रहे हो विनोद? अभी कल ही तो हमने अंकित और जूली की शादी की है। उस फैमिली में
वह बच्ची अभी छोटी है, तुम्हारी उसकी एज में बहुत डिफरेंस है, उसे शादी कैसे कर सकते हो, वह मैच्योर नहीं। पापा की बात पर विनोद ने उन्हें दो टूक अंदाज में बता दिया कि वह सिर्फ उसी से शादी करना चाहता है और जल्द से जल्द उसके शब्दों की बेशर्मी देखकर पिता कुछ परेशान हुए थे, चुप रह गए थे, लेकिन बेटे की इच्छा के आगे दुनिया की सारी रस्में बेकार थी। उन्होंने चुप से अपने दोस्त को माधवी के रिश्ते के लिए मना कर दिया था। विनोद खुश था, रास्ते का एक पत्थर तो साफ हुआ था। उसे यकीन था कि दर्शनी के घरवाले इतने अच्छे रिश्ते को कभी मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके सर पर आसमान टूट पड़ा था जब शादी के लिए गए उस रिश्ते को ठुकरा दिया गया था। दादी ने बहुत गुस्सा दिखाया और फिर उसने माफ़ी मांग ली थी। दर्शनी अभी बहुत छोटी है, उसके आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है, तो दिल थाम कर सुनिएगा। क्या दर्शनी और विनोद की शादी हो पाएगी और क्या दर्शनी कभी विनोद को स्वीकार कर पाएगी? और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।